आईपीएल के अंदर एक ऐसी टीम एग्जिस्ट करती है जो कि हमेशा प्लेऑफ्स के आसपास तो दिखती है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बातें नहीं होती और ना ही ये टीम कभी बॉटम पे फिनिश करती है पर कभी भी टॉप वाला फील भी नहीं दे पाती। और ये टीम एक परफेक्ट एग्जांपल है एक एवरेज टीम का। ना इस टीम का कभी फैन बेस ग्रो होता है, ना क्राउड दिखता है स्टेडियम के अंदर और ना ही इस टीम को कोई रिस्पेक्ट करता है। इस टीम के पास पैसा तो बहुत है, प्लेयर्स भी है और साथ में एक पैशनेट ओनर भी है जो कि हर मैच में इस टीम को सपोर्ट करने के लिए भी आता है। बट फिर भी ना होम स्टेडियम में क्राउड की एनर्जी दिखती है, ना फैंस में बाकी टीम जैसा क्रेज और ना ही इस टीम में कोई फियर फैक्टर है जो कि इस टीम को एक स्ट्रॉन्ग टीम बता सके। मैं बात कर रहा हूं लखनऊ सुपर जायंट्स की, एक ऐसी फ्रेंचाइज जो पेपर पर परफेक्ट तो लगती है लेकिन ग्राउंड पर कभी कंप्लीट टीम फील ही नहीं हो पाती। ना इनकी कोई क्लियर आइडेंटिटी है, ना कोई आइकॉनिक मोमेंट और ना ही कोई ऐसा प्लेयर जिसके लिए क्राउड पूरा पागल हो जाए। और यहीं पे एक सवाल आता है कि इतना पोटेंशियल होने के बाद भी एलएसजी इतनी अंडरवेलमिंग क्यों लगती है? क्या प्रॉब्लम इनके प्लेयर्स में है, इनकी स्ट्रैटेजी में है, इनकी मैनेजमेंट में है या फिर इनके ओनर ही इनकी असली प्रॉब्लम की जड़ है? चलो बात करते हैं इन सभी चीजों के बारे में और जानते हैं व्हाई एलएसजी इज द वर्स्ट टीम। बाय द वे, अगर आपको सभी आईपीएल मैचेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर प्रेडिक्शंस के बारे में जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हर मैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 के एंड में, जब बीसीसीआई ने एक बड़ा डिसीजन लिया आईपीएल को एक्सपैंड करने का बाय इंट्रोड्यूसिंग 2 न्यू टीम्स, जिसमें एक थी गुजरात टाइटंस और दूसरी लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ फ्रेंचाइज को परचेज किया गया था बाय आरपीएसजी ग्रुप, वही सेम ग्रुप जिसने 2016-17 में सीएसके और राजस्थान की एब्सेंस में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को ओन किया था। बट फाइनल 2022 के आईपीएल में ये ग्रुप ऑफिशियली एंट्री करता है आईपीएल में, जब ये एलएसजी की फ्रेंचाइज को 7090 करोड़ में परचेज करते हैं, जो कि बन जाती है सबसे एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज टू बी परचेज अंटिल आरसीबी और राजस्थान को सोल्ड किया गया 2026 में। आईपीएल के सभी फैंस और एक्सपर्ट्स को लगा था कि न्यू टीम है तो स्टार्ट काफी फ्रेश होगा एंड ये फ्रेंचाइज अपनी आइडेंटिटी शुरू से बिल्ड करेगी। और जब लखनऊ सुपर जायंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था तो स्टेज पर इस टीम के ओनर संजीव गोयनका ने एक लाइन कही थी, वी वांट टू बिल्ड अ टीम दैट द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी प्राउड ऑफ। अब ये लाइन सुनने में तो काफी परफेक्ट सिनेमैटिक लगती है बट रियलिटी इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि टीम का नाम, लोगो, एंथम सब कुछ ऐसा था जिसमें यूपी की असली आइडेंटिटी फील ही नहीं होती थी। नाम लखनऊ का तो था लेकिन उसके कल्चर, उसके इमोशन, उसकी एनर्जी कहीं पर भी विजिबल नहीं थी। और जब एक न्यू फ्रेंचाइज अपनी आइडेंटिटी ही क्लियर डिफाइन नहीं कर पाती तो फैन बेस को बिल्ड करना ऑलरेडी डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसी टीम को कंपेयर करो गुजरात टाइटंस से। उन्होंने 2-3 साल में एक क्लियर इमेज बना ली थी जो कि थी स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव और विनिंग माइंडसेट वाली। और वहीं एलएसजी वो अपनी आइडेंटिटी को अब तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि बाकी टीम्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस है नेम का। लाइक मोस्ट ऑफ द टीम्स में जो नेम है या तो वो स्टेट के हैं या फिर एक बड़ी सिटी के हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सभी तीनों टीम्स में एक सिटी का नाम है जो कि ऑलरेडी इंडिया एंड वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सिटीज में आती है। वहीं बाकी कुछ टीम्स है जो कि स्टेट के नाम से बनी है, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स या फिर पंजाब किंग्स। लेकिन अब अगर हम लखनऊ का केस देखें तो उन्होंने टीम का नाम लिया है लखनऊ, जो कि ऑफ कोर्स यूपी का कैपिटल तो है बट एक नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर उसकी उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। एंड ऊपर से यूपी इतना बड़ा स्टेट है जहां पे ऑलमोस्ट हर एरिया में पूरा कल्चर डिफरेंट हो जाता है। इवन यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है एंड लखनऊ लाई भी करता है सेंटर में, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर लोग ईस्ट और वेस्ट यूपी के हिसाब से बटे हुए हैं, जिस वजह से ऑलरेडी बहुत हार्ड टास्क था इस टीम को फॉर्म करने का इस नेम के अंडर, जो कि साफ साफ बताता है कि इनके ओनर ने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी। एंड वहीं अगर मैं फिर से कंपेयर करूं इसको गुजरात टाइटंस से, जिन्होंने बहुत स्मार्टली नेम लिया स्टेट का गुजरात, जहां पे वो इजीली कन्वे करते हैं वहां के लोगों का इमोशन और उनके कल्चर को। इवन उनके सोशल मीडिया पे भी पूरी वाइब आती है गुजराती वाली, चाहे उनका वो लोगो हो जो कि एक काइट की शेप में बना हुआ है या फिर उनका टीम एंथम जो कि पूरा गुजराती में है। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताता है कि क्यों लखनऊ एक बड़ी टीम कभी नहीं बन पाएगी, चाहे वो ट्रॉफी भी क्यों ना जीत ले। अब मैं अगर 2022 के मेगा ऑक्शन की बात करूं तो एलएसजी ने अपना कोर बनाया अराउंड केएल राहुल एज कैप्टन, कोच एंडी फ्लावर एंड मेंटोर गौतम गंभीर। इस टीम का बैलेंस काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। क्विंटन डी कॉक, आवेश खान, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, कृणाल पंड्या और निकोलस पूरन जैसे बिग मैच विनर्स इस टीम के साथ थे। पेपर पे तो टीम काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी विद स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर, फ्लेक्सिबल मिडिल ऑर्डर और काफी सारे ऑलराउंडर्स होने की वजह से इनकी बॉलिंग में भी काफी एक्स्ट्रा ऑप्शंस थे। और यही इस पॉइंट से इनकी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हो गई, क्योंकि लोगों को लगा कि ये टीम शायद अपने पहले, दूसरे, तीसरे सीजन में ही आईपीएल के टॉप टीम्स को इजीली चैलेंज कर पाएगी। खैर, इसी सब चीजों के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स एंट्री करती है 2022 के आईपीएल में, जो कि ऑनेस्टली काफी इंप्रेसिव स्टार्ट देती है। अपने डेब्यू ईयर यानी कि 2022 के सीजन में उन्होंने 14 मैचेस में 9 मैचेस जीते और वो पॉइंट्स टेबल पे टॉप 3 में फिनिश करते हैं। ये एक नई टीम थी जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट स्टार्ट देती है। कैप्टन केएल राहुल ने भी 600 से ज्यादा रन बना दिए थे, वो भी 2 सेंचुरीज के साथ। इनकी टीम काफी बैलेंस लग रही थी और एक्सपर्ट
एक्सपर्ट्स को भी लग रहा था कि ये टीम एक लॉन्ग टर्म वे में बहुत डेंजरस होने वाली है। लेकिन फिर आता है एलिमिनेटर मैच और वहीं पर पूरी कहानी खत्म हो गई। आरसीबी ने एक हाई स्कोरिंग मैच में 14 रन से हराकर लखनऊ सुपर जायंट्स को बाहर कर दिया था। फिर आता है 2023 का सीजन। एक्सपेक्टेशंस और बढ़ चुकी थी। कोर सेम था, जहां पर थे केएल राहुल, क्विंटन डीकॉक, मार्कस स्टोइनिस और टीम में कुछ नए एडिशंस भी थे जैसे कि काइल मार्श। और इसका रिजल्ट, ये टीम एक बार फिर से टॉप 3 में फिनिश करती है, फिर से प्लेऑफ्स में एंट्री करती है और फिर से एलिमिनेटर में बाहर हो जाती है। बैक टू बैक सेम स्टोरी। यहीं से लोगों को फील होने लग गया था कि एलएसजी जीत तो रही है पर ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर रही। इनकी ग्रोथ काफी स्टक सी फील होती है कि जैसे ये एक जगह पर अटक चुके हो। एंड यहीं पे क्लियर हो रहा था कि ये टीम शायद एक एवरेज टीम है जो कि ना कभी कुछ बड़ा कर पाएगी और शायद ना ही कुछ बेकार कर पाए। फिर आता है 2024 के आईपीएल का सीजन और यहीं से इनका एक्चुअल डाउनफॉल स्टार्ट होता है, या फिर मैं कहूं यहीं से ये एक्सपोज होने स्टार्ट होते हैं। केएल राहुल इंजरी से कमबैक कर रहे थे। उनकी फॉर्म काफी इनकंसिस्टेंट थी। कुछ मैचेस में निकोलस पूरन और स्टोइनिस ने टीम को पूरा कैरी किया था, लेकिन ओवरऑल स्क्वाड का कंट्रीब्यूशन काफी वीक था। और सबसे बड़ा चेंज, गौतम गंभीर फ्रेंचाइज छोड़ चुके थे टू जॉइन हिज केकेआर। इस सीजन में टीम के पास ना कोई क्लियर मेंटोर था, ना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एनवायरनमेंट एंड रिजल्ट भी काफी मिड टेबल मीडियोक्रिटी रहा। एलएसजी प्लेऑफ्स की रेस से भी बाहर हो चुकी थी और वो सीजन फिनिश करती है 7th नंबर पे। 2024 के आईपीएल का सबसे शॉकिंग मूवमेंट आया था 8 मई को, जब एलएसजी के अगेंस्ट एसआरएच की टीम ने 167 रन्स को चेस कर दिया था सिर्फ 9.4 ओवर्स में। और उसके बाद कैमरा ने जो कैप्चर किया वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। टीम के ओनर संजीव गोयनका ग्राउंड पर ही टीम के कैप्टन केएल राहुल से अग्रेसिवली बात करते हुए दिखे। उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी क्लियर थी, जिससे केएल राहुल काफी अनकंफर्टेबल लग रहे थे और संजीव गोयनका विजिबली फ्रस्ट्रेटेड। जो बात ड्रेसिंग रूम में होनी चाहिए थी वो पब्लिक हो रही थी और वहीं से ये नैरेटिव सेट हो गया था कि दिस इज नॉट जस्ट अ टीम, दिस इज अ कंट्रोल्ड सेटअप। एंड इसी पॉइंट से लोगों के मन में संजीव गोयनका के लिए हेट और केएल राहुल के लिए सिंपैथी बढ़ गई। इसके बाद आता है 2025 का मेगा ऑक्शन और यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया जब टीम के ओल्ड कैप्टन केएल राहुल ने फ्रेंचाइज छोड़ दी और बदले में एलएसजी ने एक बोल्ड मूव लिया, ऋषभ पंत को 27 करोड़ के प्राइस में साइन करके। नया कैप्टन, नई डायरेक्शन और नई अप्रोच, लेकिन रिजल्ट फिर से सेम। बैटिंग इनकंसिस्टेंट थी, बॉलिंग अंडर परफॉर्मिंग और एलएसजी मिड टेबल में फिर से फिनिश करती है 7th नंबर पे। तो इन 4 आईपीएल सीजन के बाद क्लियर हो गया था कि एलएसजी कभी कंप्लीटली फेल नहीं होती, लेकिन कभी ट्रूली सक्सेसफुल भी नहीं हो पाती। वो हमेशा एक अच्छी टीम तो रही है पर कभी भी ग्रेट टीम नहीं बन पाएगी और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनके पास कंसिस्टेंसी तो है पर इंपैक्ट पूरा मिसिंग है। अब बात करते हैं एलएसजी की प्रॉब्लम्स की, जिसमें सबसे पहले ही पॉइंट आ जाता है कैप्टनसी का। 5 साल में सिर्फ नाम चेंज हुआ है लेकिन इश्यूज अब भी वही है। सबसे पहले बात करते हैं केएल राहुल के एरा की। केएल राहुल एक कंसिस्टेंट बैट्समैन तो रहे हैं, लेकिन उनकी कैप्टनसी का अप्रोच हमेशा डिफेंसिव रहा है, जो कि उनकी बैटिंग में भी दिख रही थी। पावर प्ले में स्लो स्टार्ट देना, मिडिल ओवर्स में एंकर रोल और एंड तक एक्सेलरेशन का प्रेशर। हम सबको पता है कि टी20 क्रिकेट काफी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन केएल राहुल का टेम्पलेट अभी भी काफी कंजर्वेटिव है। पहले सेट हो जाओ और फिर अटैक करो। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न टी20 में यह अप्रोच बिल्कुल भी काम नहीं करती और इसी वजह से एलएसजी के मैचेस में एक पैटर्न दिखता था कि टीम कोलैप्स तो नहीं करती थी लेकिन साथ में डोमिनेट भी नहीं कर पाती थी। और जब लॉकआउट या फिर बड़े मैचेस आए तब उनकी एक कंजर्वेटिव अप्रोच एक्सपोज हो गई। अब केएल राहुल के एरा के बाद आया ऋषभ पंत की कैप्टनसी का एरा, जहां एक्सपेक्टेशंस तो काफी हाई थी कि टीम में एग्रेसिव माइंडसेट आएगा, सब कुछ चेंज होगा, टीम बेटर करेगी, टीम फेयरलेस हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में वी ऑल कैन सी कि यहाँ पर तो क्लैरिटी ही मिसिंग है। अग्रेसिव या फिर विन करना तो बहुत दूर की बात है इस पॉइंट पर। कभी बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना, कभी रैंडम डिसीजंस ले देना ग्राउंड पर ही। जैसे कि अभी 2026 के आईपीएल के स्टार्टिंग मैच में ही ऋषभ पंत खुद ओपन करने आ गए थे। यस वी ऑल नो पंत भाई आपको इंडियन टीम में जगह नहीं मिल रही, बट ये सेल्फिश या फिर वियर्ड डिसीजन नहीं है तो क्या है? क्या आप संजू सैमसन और ईशान किशन से कम्पीट तो नहीं कर रहे? आई मीन ऑल दीज जोक्स असाइड, ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2025 में मिचेल मार्श और एडम मार्करम का पेयर ऑलरेडी सक्सेसफुल था ओपनिंग के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंटेशन की नीड क्या है? इससे आप बस अपनी पूरी टीम के लाइनअप को कंफ्यूजिंग कर दोगे। फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस और प्रेशर सिचुएशन में डिसीजन लेना, इन सब चीजों में एक चीज कॉमन दिखी है, लैक ऑफ क्लियर। और जब कैप्टन खुद ही अनश्योर लगे तो टीम का स्ट्रक्चर भी हिल जाता है और एलएसजी के साथ भी वही हो रहा है। केएल राहुल के टाइम पे प्रॉब्लम थी ओवर द कंट्रोल, पंत के टाइम पे प्रॉब्लम है नो कंट्रोल। और दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट काफी सेम है कि टीम अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन ही लूज कर देती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि एलएसजी की आखिर मेन प्रॉब्लम क्या है? हमने कैप्टनसी के बारे में तो बात कर ली, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि बताता है कि ये टीम आखिर क्यों पेपर पे स्ट्रांग लगती है बट ग्राउंड पे
इनकम्प्लीट लगती है। द लैक ऑफ बिग प्लेयर और अ पोस्टर बॉय। हर सक्सेसफुल आईपीएल टीम के पास एक इंपैक्टफुल या फिर परफॉर्मिंग फेस होता ही है, जैसे आरसीबी में विराट कोहली, सीएसके में MS धोनी, एमआई में रोहित शर्मा, इवन न्यूअर टीम जीटी में देयर इज शुभमन गिल हु इज परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। एंड उससे पहले हार्दिक पांड्या टीम का पार्ट थे। इवन उनके कोच आशीष नेहरा भी इतने फेमस हैं। बाकी प्रेजेंट सक्सेसफुल टीम्स लाइक पंजाब में अय्यर एंड हर्षदीप, राजस्थान में जायसवाल, वैभव, जुरेल, तो वहीं डीसी में अक्षर पटेल जैसे वेटरन ऑलराउंडर फेसेस जो कि अपने दम पे इंपैक्ट डाल के पूरे मैच को बदल सकते हैं एंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे हैं। केएल राहुल रन्स तो बना रहे थे, लेकिन उनकी बैटिंग स्टाइल फैन मैग्नेट नहीं कर पा रहा था, और जब उन्होंने टीम छोड़ी तो वो लास्ट आइडेंटिटी भी उनसे चली गई। टीम में पंत तो आए, साथ में हाइप को भी लेके आए, लेकिन परफॉर्मेंसेस ने उस हाइप को जस्टिफाई नहीं किया, और जिसका रिजल्ट नो इंडियन सुपरस्टार डोमिनेंस। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है ओनर का ओवर इन्वॉल्वमेंट। वेल, वी कांट डिनाई कि संजीव गोयनका का पैशन अनडिनाइबल है। हर मैच में प्रेजेंट होना, टीम के साथ इन्वॉल्वमेंट, ऑनेस्टली अ बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली ओवर इन्वॉल्वमेंट बन जाता है, यानी कि एक तरह से इंटरफेरेंस। केएल राहुल वाला इंसिडेंट ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, और अब भी फ्रीक्वेंटली गोयनका को ऋषभ पंत के साथ डगआउट में सीरियस डिस्कशन करते हुए देखा जाता है। फैंस के लिए सिग्नल क्लियर है कि डिसीजन ड्रेसिंग रूम में हो रहे हैं या फिर बोर्ड रूम में, क्योंकि पंत एक अलग प्रेशर में दिखते हैं ऑन ग्राउंड, और जब कैप्टन के ऊपर ही विजुअल प्रेशर हो तो टीम का एनवायरनमेंट नेचुरली अफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नो फैन बेस, नो क्राउड एनर्जी। फ्रॉम गोरखपुर टू गाजियाबाद, प्रयागराज टू नोएडा, यूपी के फैंस ऑलरेडी डिवाइडेड होते हैं, लेकिन गोयनका जी ने यहाँ पे नाम चूज किया लखनऊ, इसलिए 99% ऑफ द पीपल इन यूपी इस टीम से रिलेट ही नहीं कर पाते। अब सवाल आता है कि क्या एलएसजी सच में सबसे बेकार टीम है? वेल, इसका आंसर है अब बिग नो, क्योंकि ये टीम कभी बॉटम में नहीं आती, रेगुलरली प्लेऑफ्स के आसपास तो रहती है। प्लेयर्स भी इस टीम में अच्छे हैं, रिसोर्सेज भी स्ट्रांग है, लेकिन ये टीम उतना अचीव नहीं कर पाती जितना ये कर सकती है, जो कि इसे एक प्रॉपर एवरेज टीम बनाता है, यानी कि नॉट द वर्स्ट बट द मोस्ट अंडर अचीविंग टीम। एंड ऑनेस्टली अगर वो इन सभी चीजों को फिक्स करेगी जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी है, तो शायद चांस है कि ये टीम भी बाकी टीम्स के जैसे ग्रो कर पाएगी, अपने फैन बेस को, अपनी आइडेंटिटी को, एंड इवन अपने क्राउड की एनर्जी को। क्योंकि बिना इन सब चीजों के ये बस लगता है कि एक स्पोर्ट्स टीम है जिसको एक बिजनेस ओनर चला रहा है, जो कि कभी कभी ग्राउंड पे आके अपना गुस्सा दिखा देता है। एवरीवन इज डूइंग बिजनेस एंड यहाँ पे कोई क्रिकेट खेल ही नहीं रहा है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये टीम सच में काफी कुछ डिजर्व करती है। इस टीम में काफी अच्छे प्लेयर्स पार्ट रहे हैं, इवन अब भी है, बट लेट्स सी कि ये टीम आगे क्या कर पाएगी। अभी 2026 के सीजन में आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस टीम के लिए, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। बाय द वे, हमने साथ में ट्विच पे भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है, जहां पे हम काफी फन एक्टिविटीज कर रहे हैं। इवन साथ में हम यूट्यूब पर भी आईपीएल के मैचेस की स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो मुझे ट्विच पे जरूर फॉलो कर लेना, और यूट्यूब की स्ट्रीम का भी पार्ट बनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं जब भी स्ट्रीम करने आऊं तो आप उसको ज्वाइन कर पाओ। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको केकेआर के 2024 आईपीएल के डोमिनेशन के ऊपर वीडियो देखना है तो यहां पर क्लिक करो। अगर आपको आरसीबी के 2025 आईपीएल के डोमिनेशन के ऊपर वीडियो देखना है तो यहां पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।